संध्या, सत श्री अकाल। 20वीं सदी के आधुनिक शहर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कलम चंडीगढ़ की ये एक सुहानी शाम है और इस सत्र में मैं शर्मिता भिंडर, प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमेन, प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभा खेतान कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार संचालित हो रहे हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाली ये कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े, चर्चित और कई बार नए लेखकों, कलाकारों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ते हैं। हमें खुशी है आज कलम चंडीगढ़ के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद है फिल्म समीक्षक, पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज। श्री ब्रह्मात्मज ने अंग्रेजी के प्रभाव वाली फिल्म पत्रकारिता को गॉसिप की दुनिया से बाहर निकालकर एक गंभीर रूप दिया और बहुतों के लिए हिंदी फिल्म पत्रकारिता के गुरु बन गए। आप बिहार में पैदा हुए हैं और दिल्ली, पेचिंग से होते हुए मुंबई पहुंचे। आप ऐसे बनी लगान, समकालीन सिनेमा की सोच जैसे कई चर्चित किताबों के लेखक हैं। फिल्मी दुनिया के अनूठे कलाकार इरफान खान पर लिखी अपनी पुस्तक इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए ने लोकप्रियता का नया मुकाम हासिल किया है। आप अपने ब्लॉग चवन्नी चाट और YouTube चैनल सिनेमा हॉल से भी काफी लोकप्रिय हैं। कलम चंडीगढ़ के इस सत्र में हम अजय जी से उनके जीवन और इस किताब पर चर्चा का आनंद लेंगे। शाम के लिए हमारी वार्ताकार माधवी लांबा है। वर्त में पृष्ठभूमि के साथ माधवी 2002 से अपने परिवार की विज्ञापन एजेंसी चला रही हैं। वह लोगों के विभिन्न समूहों को एक साथ लाने के लिए नए सामाजिक मंच बनाने के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। तो अब मैं और अधिक समय ना लेते हुए अजय ब्रह्मात्मा जी से संवाद के लिए माधवी लांबा जी को भी आमंत्रित करती हूँ। तो आप सब आराम से बैठिए और इस सत्र का आनंद लीजिए। Hello. Thank you so much, Shamita. And Aditi, as Shamita was saying, I think you wear so many feathers, from being a film reporter, film critic, author, blogger, ebooks, so the list goes on. Early days friends, I just wanted to give a little introduction. Ajay ji ka hai ki he was born in Bihar and was not interested in education, which is a very interesting thing to know. And he left home and he wanted to do farming after 12th. And टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जब आपने JNU में एडमिशन ली। आप इसके बारे में हमको प्लीज बताएं। देखिए, सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे किस्से होते हैं जब आप शुरुआत कहीं और से करते हैं, चाहते कुछ और हैं। दरअसल कई बार तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं और आसपास के जो दोस्त आपके सीनियर्स होते हैं, बड़े भाई होते हैं, बहनें होती हैं, वो गाइड करती हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। और बिहार में पैदा होने का मतलब है कि आपको UPSC का एग्ज़ाम देना है।
वो अगर नहीं दे पाते हैं तो मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं। आईटी तो अभी आया है और बिहार के काफ़ी लोग हैं आईटी में। तो मेरे ऊपर भी इस तरह के दबाव थे, लेकिन शुरू से एक थोड़ा उन्मुक्त स्वभाव का रहा हूँ मैं, थोड़ा अलग आज़ाद तबीयत का, तो अपनी मर्जी से चीज़ें करता रहा। और उसकी वजह से जेएनयू के पहले जो मेरा टर्निंग पॉइंट है वो दरभंगा है। और दरभंगा मैं ग्रेजुएशन करने आया था और वहाँ एक रामधारी सिंह दिवाकर जो हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, दिनकर नहीं दिवाकर, एक दिनकर बहुत मशहूर है, तो वो हमारे गुरु थे। और उनकी वजह से और फिर संगत में मेरे साथ 2-3 मित्र ऐसे मिल गए। मैं आपको यहाँ प्रसंगवश बता दूं कि मेरे लाइफ में 2 अमिताभ बच्चन रहे हैं। एक अमिताभ बच्चन को आप सब लोग जानते हो और दूसरे अमिताभ बच्चन मेरे क्लासमेट थे, उनका नाम भी अमिताभ बच्चन ही है और आज से नहीं, मतलब इनके प्रभाव में नहीं रखा गया था। और वो अभी बहुत अच्छे पोएट हैं, हिंदी में लिखते हैं, अमिताभ हैं और वहीं दरभंगा में रहते हैं आजकल। तो उनका प्रभाव है। वो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। एक हिंदी की कहावत है कि अच्छी संगत हो तो आप अच्छे हो जाते हैं, बुरी संगत हो तो आप बुरे हो जाते हैं। तो एक संगत अच्छी हो गई। फिर उसके बाद दरभंगा से जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर हम 3 दोस्त थे जिनको लगा कि ये शहर हमारे लिए छोटा हो गया है, अब हमें किसी बड़े शहर की तरफ चलना चाहिए और एक बड़े माहौल में रहना चाहिए, ओपन माहौल में। तो जाहिर सी बात उस ज़माने में जेएनयू ही एक दिखा हमें और जेएनयू हम लोग आ गए। और सिर्फ तीनों ने अपने गार्जियंस को अपने घरों पे, जैसे मैंने तो एक पोस्ट कार्ड डाला था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ जेएनयू में एडमिशन के लिए, मालूम नहीं था होगा नहीं होगा, लेकिन जा रहा हूँ। वैसे ही बाकी मेरे दोनों दोस्तों ने भी किया, उनमें एक अमिताभ बच्चन भी था। और फिर हम तीनों आ गए दिल्ली और फिर जेएनयू हुआ। जेएनयू आने के बाद तो जेएनयू में तो पूरा काया परिवर्तन हो जाता है आपका। जेएनयू न सिर्फ मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरीके से आप में बदलाव पैदा करता है। अभी जो पिछले कुछ सालों से विवाद जो चल रहा है, उस विवाद को अगर नज़रअंदाज कर दें तो जेएनयू आज भी एकेडमिक फील्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। और वहाँ जो भी निकला, किसी भी विचार का हो, वो जरूर वहाँ से निकलने, जब वो एडमिशन लिया और एडमिशन के बाद जब निकला तो 4 साल में उसका परिमार्जन जरूर हो गया, वो कुछ बेहतर होकर निकला हमेशा। तो ये बात है। तो आपने वहाँ पर टॉप किया हिंदी में, तो वो मेरे को काफ़ी, आई मीन आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड दैट फॉर समबडी हू डिडंट वांट टू स्टडी। आपका एक फ्रेंडशिप में एक मोटो है, वो आप बताएंगे क्या है आपका? एक आपने जहाँ मैंने पढ़ा था लिखा था, हमें जीना आता है एक। अच्छा जी। तो इसका क्या है? नहीं, वो ग्रेजुएशन के दिनों में ही ऐसा हो गया था। होता क्या है कि हम सभी के ऊपर इतना दबाव होता है और कुछ लोग अपना माहौल खुद चुन लेते हैं, उनको जो संपन्न होते हैं या जैसे भी सुविधाएं होती हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं होती हैं। हमें किस माहौल में, कैसा माहौल मिलेगा, कौन लोग मिलेंगे, आगे क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते। तो वैसे समय में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें जिस माहौल में भी रखोगे हम जी लेंगे, क्योंकि हमें जीना आता है। तो मैंने कभी अपनी परिस्थिति को लेकर, अपने माहौल को लेकर के कभी कोई अफसोस कभी नहीं किया कि हमें ये क्या मिला है, या न किसी से कोई गिला शिकवा रहा, न अपने पेरेंट्स से रहा, न अपने दोस्तों से रहा कि ये कैसा माहौल मिल गया है। और मैं तो हमेशा से अपने दोस्तों से भी, शागिर्दों से भी, जो लोग मेरे साथ काम किया, यही कहते रहे कि देखो जो भी काम आप ले रहे हैं, जैसे मैंने जर्नलिज्म जब चुन लिया और फिल्म जर्नलिज्म जब चुन लिया, उसके बाद से मैंने तय किया कि अब यही काम मुझे करना है, तो पूरी फुल डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ और सीखते हुए करना है। क्योंकि सीखते तो कोई भी कुछ नहीं आता है, सब कुछ हम लोग अपना काम करते हुए सीखते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ, अगर काम में जी नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिए। अगर काम लिया है और स्वीकार किया है तो आप उस काम को मन लगाकर और अपना बेहतर दीजिए। और हम देख रहे हैं लगातार कि अगर आप लगातार काम करते हैं ना, तो काम की गुणवत्ता चाहे बहुत ऊंची हो या सामान्य हो या मध्यम हो, लेकिन आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं
और लोगों को आपकी ईमानदारी दिखाई पड़ने लगती है और फिर बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, जो आप नहीं भी जानते होते हैं वो लोग मदद करने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, जीने लायक है और यहाँ जीना तो चाहिए ही सबको। आप एक एक्टिविस्ट भी रहे थे। आप जब चाइना गए थे 5.5 years के लिए, आपकी वाइफ वाज वर्किंग हियर, तो आपको चाइना में आपने जो ट्रांसलेशन किया उससे आपको व्हाट डिड यू लर्न इन चाइना, लाइक आप ट्रांसलेशन कर रहे थे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, एंड हाउ वाज योर दैट एक्सपीरियंस? चाइना एक संयोग बना कि हमारे सीनियर बैठे हुए हैं चमन लाल जी, और हमारे कैंपस की जो अपनी पॉलिटिक्स चलती है वो उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो जब मैं एमफिल कर चुका था और पीएचडी कर रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ कि मैं प्रिय शिष्यों में नहीं था जो हमारे डिपार्टमेंट हेड थे उनके। तो मुझे बहुत ही शिक्षक हैं हमारे, तो बुरा नहीं कह सकता मैं, लेकिन सावित्री चड्ढा का को मुझे दिया गया कि ये आपकी गाइड होगी। तो आधा उत्साह तो मेरा वहीं खत्म हो गया क्या करना है, क्या पढ़ना है। और फिर ये भी तय हो गया कि हम जब एमए और मास्टर और एमफिल पीएचडी करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि हम टीचर बनेंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे। लेकिन जब मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे साथ, तो थोड़ी सी निराशा थी उस समय। और उसी समय मेरे एक मित्र हैं, आजकल मेलबोर्न में हैं, वो चाइनीज़ के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में, प्रदीप तनेजा। तो वो उन दिनों चाइना से लौटे थे, वो चाइना से पढ़ाई करके लौटे थे और थोड़ा बहुत काम भी किया था। जहाँ उन्होंने कहा कि अजय तुम जाना चाहोगे क्या वहाँ, तो मैं लेफ्ट का हूँ, लेफ्ट का रहा हूँ, अभी भी हूँ। वो वायरस गया नहीं है अभी तक, तमाम 9 सालों के बाद इस 9 साल के दरमियान भी नहीं गया है। तो मुझे तो लगा कि जैसे कोई एक मजहबी आदमी को कह रहा है कोई मक्का जाओगे, या किसी सिख को कोई कहे कि गोल्डन टेम्पल जाओगे, तो मेरे लिए चाइना लगभग वैसा ही था उस समय। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, और चला गया मैं। जाने का मैं शुरू में 1 साल के लिए ही गया था, लेकिन वो देश मुझे इतना अच्छा लगा, लोग इतने अच्छे लगे, मोहब्बत इतनी मिली वहाँ पे, और जानकारियाँ तो बढ़ ही रही थी। और एक ख़ास बात ये थी वहाँ पे कि हम लोगों को रेसिडेंशियल होटल दिया गया था, जैसे जो लंबे समय के लिए रहते हैं, और उसका नाम है फ्रेंडशिप होटल। अब वो नाम वही चल रहा है, लेकिन अब वो पूरा नई चीन में सब बदल गया है। तो वहाँ पे हम लोग लगभग 50-60 देशों के लोग जो मेरे जैसे ही थे, जो चीन की मदद करने एक तरीके से कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, 20 सारे लोग रहते थे वहाँ पे। तो वो एक्सपोजर मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जहाँ पे आप 40-50 देशों के लोगों से मिल रहे हैं और आप तय कर रहे हैं कि इस हफ्ते किससे दोस्ती करनी है या इस हफ्ते किसके साथ रहना है। और ये बहुत अच्छी सुविधा थी कि 50-60 देशों के लोग हैं, आप किसी के साथ 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, घूमे फिरे, और कुछ उसमें फिर एक दोस्ती बन जाती है, उससे नहीं भी बनती है, लेकिन उस दरमियान बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो चीन में ये सब क्या, और ट्रांसलेशन तो किया ही मैंने, ट्रांसलेशन किया। जैसे चीन के बहुत मशहूर राइटर हैं, लुसियन हैं, उनकी किताब में लिखी थी। फिर एक फाहियान नाम जानते हो यहाँ पर, वैसे फाशी है उनका नाम है, जिन्होंने ट्रैवलॉग लिखे हैं, हाँ, उनकी डायरी हमने की। और इस तरीके से करीब 14-15 किताबों का ट्रांसलेशन किया और प्रोपेगेंडा भी किया। जो वहाँ के रीडर्स माओ थे और दूसरे लोग थे, उनके लिटरेचर का भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया। और साथ ही एक मैगजीन हुआ करती थी, तो वो भी करता था मैं। और चीन मुझे सचमुच बहुत प्रिय रहा है, अभी भी है। और चीन मेरा भारत से ज़्यादा देखा हुआ है, 3/4 चीन मेरा देखा हुआ है। So अजय जी, फ्रॉम लाइक अभी हम सबको ही समझ आ रहा है आपका इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आप बता रहे हैं आप लेफ्ट एंड पॉलिटिक्स में आपका इतना इंटरेस्ट था, एंड आप जब वापस आए, आप इंडिया आए, आप मुंबई आए, उसमें आप फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स टू फिल्म, ये कैसी मूवमेंट हुई, आपका हाउ डिड यू टेक अ डिसीजन टू मूव? लौट आने के बाद से मुझे 2 चीज़ें बताई गई।
मेरी सीनियर हैं मृणाल पांडे, बहुत एस्टेब्लिश राइटर हैं, उनकी मम्मी शिवानी हैं। तो मृणाल जी मेरे संपर्क में या मैं उनके संपर्क में था, जैसे भी कहते हैं। तो यहाँ लौटा मैं तो उन्होंने दो बातें मुझे बताई थी, और भी लोगों ने कहा कि चीन हमारा अच्छा दोस्त नहीं है भारत का, तो अगर चीन पर ही फोकस करके तुम काम करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो तुम्हारे बायर बहुत कम होंगे, तुम्हें स्कोप नहीं मिलेगा, तुम्हें चांसेस नहीं मिलेंगे ज़्यादा, और शायद तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, निराश हो जाओ, क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात, मैं चीन में रह के आया था, अभी जब 30 साल हो गए मुझे लौटे हुए, तब भी मैं चीन के लिए वैसा कटू या उतना क्रिटिकल नहीं हूँ, इसलिए कि मैं वहाँ रह चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ लोगों को, और थोड़ा बहुत स्वभाव जानता हूँ उनका। इसलिए भी अगर मैं लिखता तो निगेटिव नहीं लिख पाता, मैं पॉजिटिव बातें होती। और एक ज़माने में मेरी हाइपोथेसिस थी कि रूस, चीन और भारत को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का समय था, कोल्ड वॉर से हम लोग निकल रहे थे। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की अगर बात हो तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो कोल्ड वॉर की स्थिति में मेरी अपनी धारणा थी कि रूस, चीन, भारत अगर मिलकर काम करेंगे तो दुनिया में बहुत आगे, बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। समहाउ रूस और भारत का तो संबंध है, अच्छा है, अभी भी है। चीन के साथ उतना अच्छा दोस्ती का नहीं रहा है, उसके ऐतिहासिक कारण है, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि उससे मैं फिल्मों में कैसे आया, तो आने के बाद से लिखना मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे, जो विदेशों के साथ संबंध होते हैं भारत के, उन पर लिखता था मैं, और पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ों पर, पॉलिटिक्स में, और ये सारी चीज़ें लिखता था मैं, जिस पर RTI जनरली किया जाता है, वैसे सब्जेक्ट्स होते थे। या जो मेधा पाटकर आंदोलन कर रही थी या दूसरे लोग कर रहे थे, तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, ज़्यादा, तो जाकर मैं रिपोर्टिंग करता था। लेकिन जैसे कि अभी सत्ता बदली है और नई सरकार आई है, तो गोदी मीडिया बहुत मशहूर हो गया आजकल। तो उस समय वाजपेयी मीडिया नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा ही था सब, और हर शासन में ऐसा होता है। मैं सिर्फ किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब जो सत्ता में रहता है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, वो अपने हिसाब से संपादकों का चुनाव करती है या वहाँ बिठाती है। तो मेरे राइटर्स जो लेफ्ट लीनिंग वाले थे, वो छपने बंद हो गए या कम हो गए। फिर मुझे लगा कि शायद ये काम चल नहीं पाएगा, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो फ्रीलांसिंग में उन दिनों मैं बदनाम था मुंबई में कि इतना प्रोलिफिक राइटर ये आया हुआ है कि उसके हर रोज़ 2 आर्टिकल छपते हैं। उस समय बॉम्बे बहुत ही हिंदी पब्लिकेशन को लेकर बहुत आगे बढ़ा हुआ था। अराउंड 7-9 पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें आती थी, और मैं सब जगह छपता था, क्योंकि उनको फ़ायदा होता था कि मेरी कॉपी को ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ता था, मेरी कॉपी गई और छापे में चली जाती थी। एक वो फ़ायदा था। दूसरा, मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पर लिख सकता था। वहीं पर फिल्मों पर भी लिखने के अवसर मुझे मिले, वो सब लिखना शुरू हुआ। फिर मैं आर्कोलॉजी पर लिखता था, फिर मैं सिटी स्केप पर लिखता था, फूड पर लिखता था। मैंने खाने पर कॉलम लिखा है, खाना खाने का शौकीन हूँ मैं, बनाने का भी शौकीन हूँ मैं, और उस पर भी मेरे कॉलम थे। अब कोई भी विषय कहें और दे मुझे, तो मैं लिख के दे देता था, इसलिए वो चला। लेकिन जब ये चीज़ें कम होने लगी ना, तब लाइफ में मेरे जो प्रवेश करते हैं लोग, एक मेरे रिलेटिव में बहनोई हैं, ईशान त्रिवेदी, जो फिल्म मेकर भी हैं, और इनके सीनियर, इरफान के सीनियर हुआ करते थे, और इरफान उनके 1 साल जूनियर थे। इरफान से मेरी पहली मुलाकात उन्हीं के घर पे हुई थी, और इरफान भी थे। इरफान भी तब चाणक्य कर चुके, चाणक्य से भी मैं एसोसिएटेड था, जो डॉक्टर चंद्रराज द्विवेदी का बहुत ही मशहूर TV शो रहा है। तो वहाँ भी इनसे मुलाकातें हुई। फिर श्याम बाबू के साथ भी मेरा परिचय रहा, श्याम मेनेकर, तो वहाँ भी इरफान ने काम किया। तो समहाउ हम लोगों का मिलना लगातार जारी रहा। फिर इरफान ने सजेस्ट किया कि आप फिल्म जर्नलिज्म में आ जाइए, सीरियसली आ जाइए और एक्टिंग करिए। लिख तो मैं रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं लिख रहा था। तो मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, और मैं माफ़ी मांगता हूँ सुनील शेट्टी से, और
तब मेरे धारणा ये थी कि यार फिल्मों पर जर्नलिज्म करना तो सुनील शेट्टी पर लिखना पड़ेगा। हाँ, मैंने बलवान आ रही थी उस समय और ऐसी फिल्में आ रही थी। तो सब जो बाहर से, जैसे आप लोगों का भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो धारणा बनती है, परसेप्शन बनता है ना, वो कुछ ऐसा ही बनता है कि अच्छे लोग नहीं होते और बहुत ही मामूली लोग होते हैं, कोई कैलिबर नहीं होता है उनमें। ऐसा ही मैं भी था, अभी लोग की तरह था जब तक मैं बाहर था। उसी सोच से मैंने कहा कि ये करना पड़े। तो इरफान ने कहा था नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा और कुछ बातें करवाऊंगा। तो इरफान ने पहली मीटिंग मेरी फिक्स करवाई थी बासु भट्टाचार्य के साथ, और वो टर्निंग पॉइंट एक बना मेरा लाइफ का। और फिर तो धीरे धीरे शुरुआत हुई और 99 में मैंने नौकरी करी फिल्म जर्नलिज्म। उसके पहले फ्रीलांसिंग करता रहा। So I know Basu Bhattacharya, आपके first आपका first interview थे, and he's a very Indian film director, won a national award. तो जो freelancing में आपने कर रहे थे, one more reason आप freelancing जो कर रहे थे घर में was to support your wife's job also, because she was working, and I think आपने decision ली कि आप husband wife में से एक घर में support system provide करेंगे बच्चों के लिए। ऐसा कोई शिखर वार्ता करके नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मेरे मन में ये था कि मेरी बेटी छोटी थी और दूसरी बेटी, और बड़े शहरों में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आप मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो आप अपर क्लास के हैं तो एक अलग बात होती है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि शायद मेरी प्रेजेंस घर पे ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि फिर भी मैं शाम में 6 बजे निकलता था, 7 बजे निकलता था और रात के 1-2 बजे लौटता था, लेकिन दिन में मैं रहता था और ज़्यादा कोशिश करता था कि मैं घर पे रहूँ, काम करूँ, घर से काम करूँ। तो इस ढंग से एक तरीका बना हुआ था। 99 में मेरी बेटी तब तक 8-9 साल की हो गई थी, तो तब उसके बाद लगा कि मैं अब जॉब किया जा सकता है, क्योंकि वो लगभग बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं 8-9 साल के बाद से। और फिर मैं आ गया, रेगुलर जॉब में आ गया। आपका हस्बैंड कहना, लाइक सब आपके बारे में कहते हैं कि आपने जो आपकी जो राइटअप्स होते थे अबाउट योर इंटरव्यूज, आप जो लिखते थे, they used to be very presented in a very beautiful way, because maybe your analytical mind was there and maybe आप reach out करते थे जिसका आप इंटरव्यू लेते थे. It was not just put up as a glam thing. आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा हमको. देखिए, इंटरव्यू तो बेसिकली बहुत बड़ा आर्ट है. अगर आप इंटरव्यू करना जानते हैं, जैसे आप अभी बेहतरीन सवाल पूछ रही हैं, मुझे मौका दे रही हैं बोलने का, तो वैसे ही इंटरव्यू लेते समय मेरा अपना मानना है कि सब्जेक्ट से आपको प्यार होना चाहिए. जो भी सब्जेक्ट आपके सामने बैठा हो, जिससे आप बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसको लेकर के. लेकिन इसके बावजूद आपका उसका आकर्षण में नहीं होना चाहिए, उसका औ में नहीं होना चाहिए आपको. जैसे अगर अमिताभ बच्चन से भी हम बात कर रहे हैं या शाहरुख खान से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बातचीत करने के पहले या बातचीत करने के बाद हम अपने रिस्पेक्ट में या जैसे भी उनके प्रति एक प्रशंसक वाला भी भाव दिखा दें. लेकिन जब बात करना है तो वहाँ पे ईमानदारी तो यही होती है कि आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछें. और इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे ओरेटर कह दें या ये जवाब देने वाले लोग रहे. अगर उनसे कायदे से होता क्या कि एक तार एक कहीं कुछ जुड़ता है. जब आप सवाल, जैसे अजय देवगन का मैं नाम लूँगा. अजय देवगन वो मोनोसिलेबल में बात करते हैं. जैसे आपने पूछा आपने ये फिल्म की कैसी है, अच्छी, हो गया, वो डिटेल में जाती है. तो मुझे याद है कि उस आइस को तोड़ने में मुझे, मतलब उस दिन हम लोग उनके घर पे बैठे हुए थे, टेरेस पे बैठ के बात कर रहे थे और मेरी बातचीत शुरू हुई. उनको जख्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था उस समय. और बात 40 मिनट तक वो लगभग मुझे टालते रहे. हाँ, अब खत्म करो या जाओ, हो गया पुरस्कार ये न मिल गया. लेकिन 40 मिनट के बाद कोई एक सवाल, मैं सवाल का जिक्र नहीं करूँगा कौन सा सवाल था, उस सवाल के बाद कहीं वो टच हुए, कहीं मैं जुड़ा उनसे, लाइफ हुआ है. उसके बाद से फिर 1.5 घंटे में बात की. हाँ, और उसके बाद से मैं उनका इतना विश्वसनीय हो गया, इतना भरोसेमंद हो गया कि मैं जब भी बात करूँ या जब भी करना चाहूँ तो करते रहे. तो सवाल में मुझसे कई सारे जूनियर और शागिर्द मेरे पूछते हैं कि आपकी तरह कैसे हुआ जा सकता है.
तो आपने भी जिक्र किया दूसरे लोगों ने कि मैं हिंदी वाला हूँ और मतलब बेशर्मी के साथ काम करता हूँ मैं, और गर्व करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं मुझे गर्व है हिंदी पर, हिंदी लिखने पर कोई लिमिटेशन भी नहीं है मेरी। मैंने तो अंग्रेजी अनलर्न किया है, मैंने मतलब छोड़ दिया है। मैं विदेश में रह के लौटा हूँ 5 साल, उसके बाद अब मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है और ये जानबूझ कर किया मैंने। लेकिन हिंदी के पत्रकार, ये बहुत ही शर्म की बात कह लें या एक है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हम सारे लोग ये सुनते हैं कि सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। दुनिया की कोई भी भाषा की इंडस्ट्री नहीं है जहाँ के लोग अपनी भाषा छोड़ के, जिसमें फिल्में बनाते हैं उसको छोड़ के किसी और भाषा में बात करते हैं। सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि उसके पोस्टर भी अंग्रेजी में आते हैं, उसके अब तो सरकारी कानून हो गया है, नहीं तो कास्ट एंड क्रेडिट भी अंग्रेजी में आते थे, अब तो जरूरी हो गया कि हिंदी में आप दें, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी वजह से। और ऐसे ही एक्टर लोग भाव ही नहीं देते हिंदी वालों, जैसे मुझे तो याद है पहला मिले इंटरव्यू मैंने कहीं जिक्र भी किया होगा पिछली बार, आमिर खान का मैंने किया था और आमिर खान की फिल्म मेला आ रही थी उस समय, ये बात है 98 वगैरह की, और मैं गया था, मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैं गया इंटरव्यू के लिए। तो मुझे उनके जो एक PRO होते हैं जो उनका काम देखते हैं मीडिया से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि तू हिंदी वाला है, तेरा इंटरव्यू करेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं होगा भाई, जब सबका इंटरव्यू हो जाए फिर मुझे समय दे देना, थोड़ा सा 10 मिनट बात करवा देना, क्योंकि मेरे सामने 2 चीज़ें थी, एक तो मुझे बात करनी थी, दूसरी मैं लिख के ले जाता तो मुझे 500 रुपये, हाँ, तो वो 500 रुपये में भी ध्यान था कि अगर खाली गया तो वो 500 रुपये नहीं मिलेगी। और वही हुआ, अंत तक बैठा रहा, फाइनली तंग आकर, जिसको हिंदू ने आज ही जाकर तो उसने कहा कि चलो बात करते हैं, और वो बातचीत हमारी फिर वैसे 1-1.5 घंटे तक चली हमारी आमिर के साथ, और वो हमारा एक क्लोजनेस आमिर के साथ तब से बना हुआ है, आज तक बना हुआ है कि आमिर पहले इंटरव्यू में मुझे याद नहीं रखा उन्होंने, बस एक इमेज मेरी याद रखी कि दाढ़ी है और तब मेरे बाल हुआ करते थे लंबे घुंघराले बाल थे मेरे, तो वो याद है। तो उनकी जब लगान आ रही थी ना, तब उन्होंने मुझे बुलाया अपने प्यार से, भी उस लड़के को बुलाना, चश्मा पहनता है, दाढ़ी है उसकी और घुंघराले बाल है, उसको बुलाना। फिर मैं गया, फिर वहाँ से दोस्ती हमारी हुई, और फिर जब वो ऑफ मीडिया थे, किसी से बात नहीं करते थे, उस समय मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। आज भी वो 12 कैसेट 1.5 घंटे के मेरे पास मौजूद हैं, जिसे मैंने अभी तक सुना नहीं है। तो एक किताब और आ सकती है आमिर खान के ऊपर, वैसे समय में जब वे ऑफ मीडिया थे, क्या सोचते, और उस समय उनका प्रेम चल रहा था किरण से, अब तो खैर तलाक भी हो गया। तो ये पूरा सिलसिला, तो इस तरीके से धीरे धीरे तो जो मैं कहना चाहता था कि शागिर्दों से मैं यही कहता रहा हूँ कि आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जो सब्जेक्ट को याद रह जाए। सब्जेक्ट या तो परेशान करना, मतलब आप कोई उलझुल सवाल पूछ करके परेशान न करें, या कोई बहुत प्राइवेट सवाल पूछ करके आप परेशान न करें। तो वो अगर नहीं करते हैं तो भी परेशान किया जा सकता है ना, वाजिब सवाल पूछ के भी परेशान किया जा सकता है। So, आपने तो देखा है, आपने तो न्यूज़पेपर को भी देखा है, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर, एंड अभी के जर्नलिज्म में और उस टाइम में क्या फर्क है? अभी जो जर्नलिस्ट जो आर्टिकल्स निकालते हैं, या ऑब्वियसली डिफरेंट वे ब्लॉग्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, उसमें आपको कोई डिफरेंस लगता है आपके टाइम से और अभी? बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। हम तो लॉन्ग फॉर्म में काम करने वाले लोग थे, हाथ से लिखते थे, और मैं तो सादे कागज़ पर लिखता था, न्यूज़पेपर पे, और मेरे बहुत दिनों तक मैंने सारे वो नोट्स रखे हुए थे। अभी तो कीबोर्ड का ज़माना है, और छोटे स्पेस में हमारे मित्र एक अबरार आए हुए हैं, अभी रेगुलर एक्टिव जर्नलिज्म में, वो बताएंगे कि कैसी चुनौतियाँ। मैं मानता हूँ कि इनकी जनरेशन के सामने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हमारे सामने उतने चैलेंजेस नहीं थे। हमारे सामने सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो और कल का भी इंतजार किया जा सकता था।
हम आज लिखेंगे कल छपेगा। इन लोगों के साथ क्या, अभी के बच्चों के साथ क्या दिक्कत है, बच्चे नहीं कहना चाहिए, हमारे जो कलीग हैं उनके साथ क्या दिक्कत है कि दिन भर में एक ही कहानी को, एक ही स्टोरी को 4 बार रिहाइश करना पड़ता है, 4 बार उसमें नई चीज़ें जोड़नी पड़ती है और किसी और से पीछे न रह जाए, इसलिए हमेशा इनको अपने टोज पे खड़ा रखना पड़ता है। और ऊपर से दबाव है कि नहीं करोगे तो नौकरी छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट पे है। हमारे ज़माने में लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होता था लेकिन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता था, ऐसा नहीं था कि कल से मालिक कहेगा कि मत आना तो नहीं जाएंगे। तो ये सारे बहुत बदल गया है मीडिया, और जाहिर सी बात है अभी ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा चैलेंजेज हैं और ज़्यादा साधारण काम भी आ रहा है, ये भी है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम भी आ रहा है। आप क्या पिक एंड चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी सोशल मीडिया पर तो आप पोर्नो देखना शुरू करें तो आपको बस पोर्नो की भरमार लग जाएगी। आप कुछ भी, कल ही मैंने लिखा कि अपनी बीमारी जैसे मैं डायबिटिक हूँ, डायबिटिक के बारे में मैंने 2 वीडियो देखे तो उन्होंने ऐसा बताना शुरू किया कि लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा, कल के बाद जिंदा ही नहीं रहूँगा, मुझे क्या हो गया। तो ये सारा लेकिन उसमें कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन भी आते हैं जो डायबिटीज के बारे में आपको अच्छी कि बीमारी जानकारी कुछ भी चीज़ें आप चाहते हैं। जैसे AI आया है, लोग कह रहे हैं दुश्मन है, ये खा जाएगा सबको, निगल जाएगा सबको। मुझे लगता है कि आप कैसे उसको साथ में, घोड़ा है ये, जंगली घोड़ा है और जंगली घोड़ा को नाथना है आपको, उसको लगाम लगानी है आपको, तो आप लगाम लगा लेंगे तो आपके इस्तेमाल में आएगा, नहीं लगाएंगे तो आपको लेके गिरा देगा वो। But sometimes लगता है ये overloaded with information. आप ओवरलोडेड, वो तो आपको जैसे बाढ़ आई हुई ना, तो बाढ़ का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा चंडीगढ़ में। और हम लोग बिहार में मैं जिस इलाके से आता हूँ उस इलाके में हर 2 साल पे 1 साल पे बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने पर क्या होता है कि बाढ़ अपने साथ बहुत सारी गंदगी ले आती है। उस समय आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें और बहुत तबाही होती है, लेकिन जब बाढ़ चली जाती है ना तो जमीन कहते हैं बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो ये बाढ़ जब जाएगी ना तो बहुत ही उर्वर होगा, जो भी होगा बहुत उपजाऊ होगा। आप थोड़ा हमको चवन्नी, अपनी चवन्नी चाट के मॉड्यूल के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन मैं सुन रही थी एंड आई वाज फॉलोइंग, तो आप थोड़ा सबको बताएं कि इसमें आप जैसे डिफरेंट वे में आप मूवी को प्रेडिक्ट भी करते हैं एंड आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एटीट्यूड होता है व्हेन यू एनालाइजिंग मूवी। इसके बारे में जस्ट टेल अस वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ये ब्लॉग का जमाना था, मेरा ख्याल है कब का होगा, ये 2000 समथिंग में शुरू हुआ था ब्लॉग, लेकिन 2004-5 में ब्लॉग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा चल रही थी, तभी हम लोगों ने शुरू किया था। और इसका नाम मैंने चवन्नी चैट रखा है। चवन्नी छाप बहुत ही मशहूर वर्ड है, इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रंट स्टॉल व्यूअर होते हैं, क्योंकि 4 आने का वो टिकट मिलता था, इसलिए उनको चवन्नी छाप कहा जाता था। तो जो कि मैं तो मल्टीप्लेक्स के ज़माने में लिख रहा था, तो वो छाप जो था ना वो चैप हो गया था। तो वो चैप हो गया था, तो वो चवन्नी को मैंने चैप किया और फिर उस नाम से लिखना शुरू किया। वहाँ मेरे अभी भी मैं कहता हूँ जो भी फिल्मों पे इंटरेस्टेड है वो जाके देखे पढ़े उसको। जो बेहतरीन काम सचमुच में किया है मैंने वो है लॉन्ग इंटरव्यूज़ मेरे। कुछ एक इंटरव्यू जैसे इरफान का ही जो फर्स्ट इंटरव्यू इसी किताब में है, वो इंटरव्यू लगभग 12,000 वर्ड्स का है, 12,000 वर्ड्स। 12,000 वर्ड्स में आजकल की तो मेरे ख्याल 10 स्टोरीज हो जाएंगी। तो इस ढंग से भी इंटरव्यू करता रहा हूँ। जैसे अनुराग कश्यप आज के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, अनुराग का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने किया हुआ है। अनुराग को जाना लोगों ने मेरे इंटरव्यू से पूरी दुनिया में, और क्योंकि ये मुझे तब पता चला कि अनुराग की फिल्में आ रही थी, लेकिन अनुराग के बारे में कोई नहीं जानता था कि अनुराग कौन है, कहाँ से आया है, कितना दबाया सताया, परेशान, अल्कोहलिक, रिलेशनशिप में टूटा हुआ एक इंसान है, लेकिन कैसे फिल्मों के लिए पागल है, दीवाना है। और वो मेरा ब्लॉग चलना आज भी मेरे ब्लॉग पे, जिसको 5 साल से मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, आज भी अनुराग कश्यप को पढ़ने लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ जो बेसिक जानकारियाँ हैं अनुराग के बारे में वो और कहीं नहीं है। ऐसे ही मैं इरफान की बुक के बारे में, इरफान पर 4 किताबें आ चुकी हैं,
और सब मेरे जान पहचान के लोग ये जिनकी किताबें आई हैं। ये किताब इसलिए अलग है, अगर आप लोग पढ़ेंगे इसको देखेंगे कि यहाँ इरफान खुद बोल रहे हैं, इरफान बता रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं मेरे, और उन सवालों के जवाब के थ्रू आप उस इरफान को जान पाएंगे जो पर्दे पर आप देखते रहे हैं, या जिसके बारे में जानने की इच्छा रही है आपकी, वो क्या सोचता है, कैसे अप्रोच करता है अपने कैरेक्टर्स को, या फिल्मों के बारे में उसके क्या धारणाएं रही हैं। ये बायोग्राफिकल बिल्कुल नहीं है। मैंने कहीं नहीं बताया कि इरफान क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, ये सारा डिटेल नहीं है। हाँ, उनके दोस्तों ने, इस किताब का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पे 36 अलग अलग उनके परिचितों ने जो उनकी लाइफ में रहे, कहीं ना कहीं टच किया उनको, उन लोगों ने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, तो उन्होंने इरफान की वो सारी जानकारियाँ दी हैं। तो मेरे एक मित्र कहा करते हैं, युवा मित्र हैं, कि ये 360 डिग्री एंगल में इरफान के बारे में ये किताब बताती है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ें, इससे गुजरें, तो आपको सचमुच में इरफान के सभी आयाम, हर कोने से आप उनको समझ सकते हैं। ये किताब के बारे में इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब छापी थी, इसकी आई थिंक जो लोगों ने जिससे किताबें ली और उसके बाद सब जगह डिफरेंट कंट्रीज में ये किताबों को ट्रांसलेट कर लोगों ने बहुत पसंद किया है। और आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा सक्सेस बनेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इरफान मेरी लाइफ में हर नाजुक मौके पे आ जाते हैं। अभी नहीं है, वो बावजूद इसके आए। पहले मैंने बताया जैसे फिल्म कैरियर को लेकर के या फिल्म जर्नलिज्म को लेकर के वो आए, मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम ये काम करो। अभी मैं 2017 में रिटायर कर गया। मैं रिटायर करने के बाद से जो भी एक्टिव जॉब में हैं, उनमें से कुछ लोग शायद हो सकते हैं जो रिटायर होने के बाद से एक वैक्यूम, निर्वात जैसी स्थिति आती है, तब लगता है कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, अब क्या करें, खाली समय है, आपकी ज़रूरत नहीं है लोगों को, जॉब में आप दफ्तर भी जाएंगे तो आपको गेस्ट रूम में बिठा दिया जाएगा, तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। वैसे सर ने ये किताब उनके निधन के कुछ महीनों के बाद ये किताब आई। पहले ई बुक में आई थी, उसके बाद से फिर ये प्रिंट में आई। तो ये किताब इस ढंग से लोगों ने पसंद की, इस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ लिया, पहले ई बुक में और बाद में प्रिंट में। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इरफान की वजह से न सिर्फ मेरी एक अलग किस्म की पहचान बनी, आप जैसे लोग मुझे बुला के मुझसे बात करते हैं, ये सब इरफान की बदौलत है। इसके अलावा 2 पब्लिशर, एक तो ई बुक में जो नॉर्टनल जिसने छापी इसको, नीलाभ श्रीवास्तव लखनऊ में रहते हैं, किंडल के प्रकार का, किंडल के तरह का एक अपना इंडियन वो वेब पोर्टल है जहाँ पे ई बुक के तौर पर किताबें आती हैं, और मैंने उन्हीं को दी किताबें। तो उनका पोर्टल इरफान की किताब की वजह से लाइमलाइट में आया और पॉपुलर हुआ, तो एक पब्लिशर भी स्टैब्लिश हो गया इस किताब की वजह से। उसी तरह जब प्रिंट में आने की बात हुई तो मैंने जो मशहूर पब्लिशर्स हैं हिंदी के, उनको नहीं दी किताब, क्योंकि वो अगर किस्सा जाएंगी तो पब्लिशर और राइटर के बीच का एक बड़ा ही दुश्मनी वाला रिश्ता होता है, जहाँ पैसे बहुत मैटर करता है, पैसे मिलते नहीं हैं। तो मैंने एक नया पब्लिशर खोजा, इनका इंटरेस्ट था इस किताब में, इन्होंने ई बुक पढ़ रखी थी, इनका नाम है आकाश महेश्वरी, और ये भिलाई में रहते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ का एक छोटा शहर है, रायपुर से थोड़ी दूर पे। भिलाई के बारे में भी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, इस्पात कारखाना ये लोग जानते हैं, स्टील का नाम है। तो इनको पकड़ा मैंने और इन्होंने किताब छापी, और इस किताब से आकाश महेश्वरी भी एस्टैब्लिश हो गई। और सरस्वती बुक्स को आज सारे लोग जानते हैं, आप लोग किताब मंगवाई हैं तो उनकी किताब बिक भी रही है, 2nd एडिशन इसका आ चुका है। अभी आज जो कॉपी आपको मिलेगी वो 2nd एडिशन वाली है, इसकी कीमत भी बढ़ा दी है पिछले से। तो इस किताब की वजह से ये 2 लोग भी एस्टैब्लिश हो गए। मैं तो भाई जो मैं कह रहा था कि हर नाजुक मोड़ पे इरफान मेरे साथ आ जाते हैं, तो जो एक शिथिलता मेरे जीवन में आ रही थी, एक आराम की चलो अब हो गया जो करना था, इस किताब ने मुझे फिर से प्रोत्साहित कर दिया है, एक जोश दिया है, और मैं और भी किताबें कर रहा हूँ।
Yeah. Yes. And just आपने अभी इरफान जी की बात की है. एक मैंने पढ़ा था कि इरफान खान wasn't just an actor but a sentiment shared by his followers. So इसके बारे में आप थोड़ा सा और बताया. I know, I mean, obviously आप जानते भी उनको और आप है, but as a sentiment of his fans, ये कैसे आप समझाएंगे अगर हम समझाएं? यहाँ एक उदाहरण देना ठीक रहेगा कि इरफान और ऋषि कपूर आगे पीछे, पहले इरफान की डेथ हुई, उसके बाद ऋषि कपूर की डेथ हुई। और ऋषि कपूर को हम सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर फिल्मों के एक्टर हैं, लेकिन इरफान को लेके जो एक तमाम उनके केवल फैंस नहीं, आम ऑडियंस, आम लोग भी जिस तरीके से दुखी हुए उनकी मौत को लेकर के, उन्हें लगा कुछ खो गया, उनका अपना कोई चला गया उनके बीच से। वो इसलिए भी हुआ कि इसको अमिताभ बच्चन ने उस समय बहुत अच्छा ट्वीट किया था, और अमिताभ बच्चन को वैसे लोग बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं उनके बात व्यवहार से, लेकिन वो ट्वीट बहुत अच्छा था। उन्होंने लिखा था कि ऋषि कपूर ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया था, कर लिया था, तो उनका चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका था, हाँ? इसलिए लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उनके जाने से। लेकिन इरफान की तो अभी शुरुआत हुई थी, अभी वे उस ऊंचाई पे पहुंचे थे जहां वो जो करना चाहते थे। जैसे मैंने इस किताब में आप पढ़ेंगे तो शुरू जो 2003 का इंटरव्यू है, उसमें वे कह रहे हैं कि मैं एक अलग किस्म का एक्टर हूँ और मैं अपने हिसाब की फिल्में करना चाहता हूँ, उसमें लीड रोल करना चाहता हूँ। मैं ऋषि कपूर की तरह नाच नहीं सकता, लेकिन मैं भी नाच सकता हूँ खुश होकर। और ये उन्होंने साबित किया। बाद के उनकी फिल्में देखे जब, जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, करीब करीब सिंगल है, और ये सारे कारवां है, इस ढंग की जो फिल्में आती हैं जहाँ वे लीड है, और लीड कब है? जब वो लगभग 52-55 की उम्र के हैं और अपने ढंग की भूमिकाएं कर रहे हैं। तो ये, और जिस समय उनकी डेथ हुई है उस समय उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑफर्स थे और ऐसी फिल्में थी जहाँ वो हिंदी मीडियम और उससे बेहतरीन फिल्में करने वाले थे। तो ये अफसोस लोगों के साथ रह गया। जैसे मैंने अपने पब्लिशर को भी कह रखा है कि इरफान वाली किताब आपकी जितनी बिकी है ना, वो अमिताभ बच्चन वाली नहीं बिकेगी, क्योंकि इरफान के बारे में लोग भी, अच्छा इरफान ने बहुत कम बातें की थी, तो वो भी एक था कि इरफान के बारे में लोग जानना चाहते हैं। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, जो सेंटिमेंट वाली बात कह रहे हैं, वो सेंटिमेंट आज भी है इरफान को लेकर के। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, हर कोई उनकी फिल्मों को पलट पलट के देख रहा है, उनके रेट्रोस्पेक्टिव हो रहे हैं, अलग अलग शोज हो रहे हैं, और उनके पुराने इंटरव्यूज खोजे जा रहे हैं, खजाने से निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहीं गाना भी गाया तो वायरल हो जा रहा है, वो तो कहीं कविता पढ़ी है तो वो वायरल हो रहा है। तो इरफान से रिलेटेड कुछ भी वायरल हो रहा है, उनका बेटा वायरल हो रहा है, बाकी उनकी बातें तो छोड़िए। बाबिल को लोग पसंद कर रहे हैं, बाबिल का अपना टैलेंट भी है, लेकिन बाबिल के पसंद करने की एक बड़ी वजह यह है कि वो इरफान का बेटा है। और अपने यहाँ इसको कोई नेपोटिज्म नहीं कहेंगे, कोई कुछ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि एक लगाव होता है हमारा, हम जिसको चाहते हैं ना, उसके हर चीज को चाहते हैं, उसकी कमियों को भी चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को भी चाहते हैं। थैंक यू अजय। बस आखिरी में एक हमारी जो बात हुई थी कल रात को कि आप इरफान जी के गुरु के बारे में बात कर रहे थे, रवि चतुर्वेदी। तो बस इसके ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अगर आप ऑडियंस को के साथ भी शेयर करें। ये बात रवि चतुर्वेदी उनके गुरु रहे हैं जयपुर में, और इरफान की शुरुआत जब होती है, जब थिएटर की शुरुआत होती है, तो छोटे शहरों, छोटे कस्बों में जैसे थिएटर होता है कि वो राजेश खन्ना के स्टाइल में एक्टिंग करते थे। राजेश खन्ना के मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाला, और तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है, जो दुश्मन का गाना था। तो इस तरीके के गाने पेश करते थे वो स्टेज पर और उस अंदाज में। लेकिन सीरियस थिएटर की तरफ उनका झुकाव रवि चतुर्वेदी के से, और रवि चतुर्वेदी ने भी नोटिस किया उनको कि इस लड़के में एक कमिटमेंट है, एक समर्पण है अपने क्राफ्ट को लेकर के और थिएटर को लेकर के। वो कैसे हुआ कि महाभोज मन्नू भंडारी का लिखा एक नाटक है, और उसको जयपुर में प्ले किया जा रहा था, और उसमें इनको काम मिला था संतरी का।
जिसको कुछ नहीं करना है, एक लाठी लेकर के खड़ा रहना है बस पूरे नाटक में। वो कुछ नहीं करता है, कुछ बोलता भी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, उसका सिर्फ खड़ा रहना है। और इरफान जिस ढंग से इस पूरे प्ले में खड़े रहे बगैर कुछ बोले, खड़ा होना, बहुत सारे लोग एक्टिंग में, जब मेरी कुछ एक एक्टर से बात होती है तो लोग कहते हैं कि आपके खड़े होने में ही आपका व्यक्तित्व जाहिर होता है। बहुत सारे लोगों को खड़ा होने ही नहीं आता है, दो पैरों पर ऐसे हो जाना खड़ा होना नहीं होता है। आप कैसे खड़े हैं, तो किसी भी किरदार में जब आप जाते हैं ना, या जो भी जॉब आपका है उस जॉब में आप जाते हैं ना, आपका खड़ा होना बहुत मायने रखता है। तो उन्होंने वहाँ रीड कर लिया कि ये ऐसे खड़ा रह सकता है, इसका कमिटमेंट है, और फिर उसको लेके आए और फिर सीरियस थिएटर की तरफ उन्होंने मोड़ा। और खुद रवि जी ने कहा हुआ है कि जब एक कुछ टास्क दिया था इन्होंने और वो बार बार कर रहा था, उससे गलती हो रही थी, तो उस समय एक थप्पड़ भी मारा था। वो प्यार का थप्पड़ था, मतलब एक गुरु का। गुरु जब मारता है तो वो आपको सजा नहीं दे रहा होता है, वो आपको सिखा रहा होता है। हालांकि आजकल उस पर भी पाबंदी है, सिखा भी नहीं सकते। तो वो रवि चतुर्वेदी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से फिर इरफान की ऊंचाई आप देखते हैं कैसे आप कहाँ पहुँचा। और इरफान ने कल भी हमारी बात है, जो मैं कह रहा था आपको कि सीखने की तमन्ना, सीखने की लालसा उनके अंदर हमेशा रही। क्योंकि जब वो जयपुर से आए थे, उनका खुद का बोला हुआ इंटरव्यू में कि जब वे सुतपा को देखते थे, अपनी पत्नी जो बात कि वो तो लड़कों से भी वैसे ही बात करती है जैसे लड़कियों से बात करते हैं, तो उनको पहली बार आश्चर्य हुआ कि अरे लड़कियों के दोस्त भी लड़के हो सकते हैं, या लड़कों के दोस्त लड़कियां हो सकती हैं। वहाँ से बात शुरू हुई, और फिर चुके सुतपा चितरंजन पार्क की हैं दिल्ली की, हाँ, तो वहाँ से उनका एक्सपोजर, उनका सिनेमा का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, वेस्टर्न, यूरोपियन और तमाम चीज़ों का। तो वो इरफान के लिए सब नया नया सब खुल रहा था, वहाँ से चीज़ें सीखे। और इरफान और मैं सुतपा का बहुत बड़ी भूमिका है उनकी लाइफ में। उसका लेख है विवाह, मेरी पत्नी ने एक लेख लिखा है उसमें, जिसमें बताया कि कैसे सुतपा ने उनके लाइफ में रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इरफान इस ऊंचाई तक पहुँचे। और इरफान भी इसको स्वीकार करते थे कि सुतपा की बहुत बड़ी भूमिका है। एक इंटरव्यू है जिसमें मैंने दोनों वाइफ हस्बैंड का एक इंटरव्यू, मेरी एक सीरीज ही रही है इंटरव्यू की, जिसमें वाइफ हस्बैंड से बात करता रहा हूँ मैं, जिसमें मैरिज, इंस्टीट्यूशन, प्रेम के परिवार, इन चीज़ों को लेकर बातें करता हूँ। तो वहाँ आप कोई पढ़ें उसको, तो दोनों एक दूसरे के बारे में जो बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, वो बहुत ही देखने समझने के लिए है। और खास करके यंग कपल्स जो पढ़ना समझना चाहें उनके लिए बहुत जरूरी है। Thank you so much, Ajay ji. We're looking forward to that. Thank you so much. That was so very interesting. So now I'll invite the audience to ask questions from. पता है कि आधा अधूरा है तो इश्क है, मुकम्मल हुआ तो पूरा हुआ। So unlike अमिताभ बच्चन, आपको लगता है कि अगर इरफान जी भी, उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होती ज़िंदगी की, और you know, if he was complete in his form, तो उनकी जो फेम है, उनकी फेम आपकी फेम से कम होती? Like a normal question, human psychology, क्या ये हमारी फितरत है कि हम इनकम्प्लीटनेस और वॉइड को सेलिब्रेट करते हैं? कहीं ना कहीं है ये, क्योंकि वहाँ एक अनसीन रहता है कि क्या हो सकता था, क्या हो पाता, तो वो एक बचा रह जाता है। और जैसा कि सब लोग कहते हैं कि आपका प्रेम जो छूट गया वो ज़्यादा याद रहता है आपका, हाँ, और लंबे समय तक याद रहता है। तो ये चीज़ें तो होती हैं, और ये कहीं ना कहीं है। अगर इरफान एक्टिव रहते, जीवित रहते, आज क्या कर रहे होते, कितनी फिल्में कर रहे होते और कौन से मुकाम पर पहुँचते, लेकिन जो इरफान जिस पारी को खेल रहे थे ना, अगर उस गति से खेलते तो अगले 15 सालों तक वो लीड करते, एक पैरेलल इंडस्ट्री के तौर पर खड़े होते। और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि भविष्य में आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जैसे आज के और आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि भाई मैं मोतीलाल जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बल्लाल साहनी जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ, 20 साल के बाद लोग कहेंगे मैं इरफान खान जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ। ये उनकी लेगेसी है। Thank you.
गुड इवनिंग। नमस्कार अजय जी। सबसे पहले तो चंडीगढ़ आए हैं आप, तो पंजाबी में जैसे हम कहते हैं जी आया हूँ, सो वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, इट्स वांटिंग टू नो दैट व्हेन यू आर interviewing or writing about someone who has such multiple layers to their personality, तो ये लाजमी नहीं हो जाता कि आप खुद भी उन मल्टीपल लेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और तभी वो कनेक्ट बनता है, जिससे आपके सामने जो शख्सियत बैठी है वो खुल के आपसे वो बातें कर सके, अपनी रूह को लिटरली, यू नो, दे आर बेयरिंग देयर सोल टू यू। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दैट, but to be able to extract that information from that particular personality, उतनी रूह की गहराई आप में भी होनी लाजमी रहती है। So that is what I wanted to ask, for the new writers, do you know, let us know कि इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना, अपनी पर्सनालिटी को, और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने भी तो सीखा ही है, कोई माँ के पेट से सीख के तो आया नहीं था मैं भी, तो मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, तो जो भी सीखा सो बाहर सीखा है हमने। जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट से हम फिल्मों पर अगर बात कर रहे हैं, तो जब फिल्म पर बात करने जा रहे हैं, अमूमन होता क्या है कि मीडिया में दो काम बिल्कुल ट्रेनिंग को दिया जाता है। एक तो है क्राइम रिपोर्टिंग और दूसरे फिल्म रिपोर्टिंग। ये समझा जाता है कि गैर जरूरी काम है और कोई भी कर लेगा, और यहीं से गड़बड़ होती है। जो फिल्म जर्नलिज्म में गड़बड़ियाँ आई हैं ना, वो इसकी वजह से ही आई हैं। मेरा मानना है कि जब भी आप फिल्म इंटरव्यू के लिए जाते हैं खास करके, तो आपको उस सब्जेक्ट, उस टैलेंट के बारे में एक तो जैसे शुरू में कहा कि एक पॉजिटिव, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप उसके बारे में बातें करेंगे। आप सवाल जरूर पूछेंगे जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो जवाब नहीं भी देगा या चुप हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी तो होनी चाहिए। अब जैसे मुझे याद है कि एक बार किसी ने नाना पाटेकर का इंटरव्यू किया और पहला ही सवाल पूछ दिया कि अच्छा आपकी पहली फिल्म कौन सी थी। अब ये सवाल इतना गलत है, नहीं पूछना चाहिए किसी से। या अगर आपको नहीं तैयारी है तो पूछने के भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। सीधा ऐसे कि आपका पहली फिल्म कौन सी थी, तो नाना पाटेकर का स्वभाव आप लोग जानते हैं, परसेप्शन जो है उन्होंने, और थोड़े लंबे चौड़े हैं, और जो पत्रकार था वो छोटे साइज के थे। उन्होंने गर्दन में ऐसे हाथ लगाया उसके और ले जाके दरवाजे के बाहर फेंक दिया। जिस दिन मालूम हो जाए तुम्हारे लिए पहली फिल्म कौन सी थी, तब आना। तो सारे लोग ऐसे रुखड़े स्वभाव के नहीं होते, वो लोग चुप हो जाते हैं, जवाब भी दे देते हैं, लेकिन इतनी तैयारी तो होनी ही चाहिए। और फिर आप जो सवाल करने जा रहे हैं या सवाल की एक सीरीज तैयार की है आपने, बहुत सारे लोग सवाल लिख के ले जाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल मेंटली तैयार कर लेते हैं। मेरा अपना इंटरव्यू का तरीका ये रहा है कि मैं 5 सवाल तो जरूर तैयार करता हूँ कि ये 5 सवाल करने हैं, लेकिन बाद में जो जवाब मिलते हैं ना, उसमें से सवाल बनते हैं और फिर वो बात आगे बढ़ती है। तो इस से और फिर मेरी बातचीत अमूमन 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाती है अभी भी। तो अब अभी के ज़माने से बिल्कुल अनफिट हूँ मैं। और मेरे कलीग कहते थे, मेरे नए लड़के जो आते थे काम करने, सर क्यों भेज रहे हैं किसी के पास इंटरव्यू करने के लिए, फ़ोन कर लेंगे ना, 3 सवाल पूछेंगे, बोल देगा, जवाब लिख देंगे, मिल देंगे। तो मैं उनको कहा करता था, आज भी कहता हूँ कि ऑबिचुअरी कैसे लिखोगे, अगर मिल के आओगे तो तुमको उनकी पर्सनालिटी मालूम रहेगी, क्या मिले थे, क्या ये याद रखोगे, गए थे तो उन्होंने चाय पिलाई थी, कहते हैं इसको ऑबिचुअरी में लिखोगे ना, तुम फोन कर क्या ऑबिचुअरी लिखोगे तुम। तब उनके चलते थे कि अच्छा यहाँ तक आप इतना, उनके मरने तक हम जिंदा रहेंगे। तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट का। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी है हम लोगों की, हम लोग पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते। दूसरा ये भी है कि टैलेंट भी क्या आपके पास इतना समय लेकर आता है। और आजकल ये ज़्यादा दिक्कत हो गई कि अब क्या ये सवाल नहीं पूछिएगा, ये सवाल मत पूछिएगा,
ये पूछेंगे तो वो ऑफ कर देंगे या आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें भी अभी ज़्यादा हो गई हैं। अभी टैलेंट के आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एलिमेंट ऐसे खड़े हो गए हैं जो आपके अच्छे काम को भी खराब कर देते हैं, तो वो भी दिक्कत है। अब लोग ज़्यादा चाहते हैं कि इस फिल्म में आपने क्या रोल किया है, या फिल्म आपको कैसी मिली, फिल्म करते हुए कैसा लगा, और ज़्यादातर यही जवाब होते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। आज तक किसी भी एक्टर को या डायरेक्टर आपने सुना है फिल्म रिलीज होने के पहले कह दे कि ये फिल्म बहुत खराब बनी? कोई नहीं कहता, तो ये चलता रहता है। जी जी, प्रश्न तो बहुत से थे, बहुत से पूछ लिए गए हैं, लेकिन मेरे जो बचा दिमाग वो इतना ही है कि आप पढ़ना नहीं चाहते थे। ग्रेस मार्क्स से आप पास होते हैं 10वीं और 12वीं, फिर दरभंगा जाकर आप ग्रेजुएशन करते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। फिर आप अपने ब्लॉग का नाम रखते हैं चवन्नी चैप कह लीजिए या छाप कह लीजिए उसको, ऐसा क्यों? दूसरा साथ ही जोड़ देता हूं, आप चाइना गए क्योंकि आपकी सोचने की जो धारा थी वो उस किस्म की, तो जाहिर है वो लगा रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको चाइनीज फूड बहुत पसंद था। आपकी वाइफ इसी वजह से वापस आ गई चाइना से, जो शुरू में साथ गई क्योंकि वो चाइनीज फूड पसंद नहीं था, और आप आए अपने आप को ये अश्योर करते हुए कि चलो मुझे तो कुछ ना कुछ मुंबई में मिल ही जाएगा चाइनीज। कैसे था? कुछ सही है इसमें, जो भी दिया है उसमें सही है बहुत कुछ। पहला प्रश्न जो चवन्नी चैप, तो जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा अपने आइडियोलॉजी की वजह से, अपनी सोच की वजह से हमेशा जो वंचित और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ रहा हूँ। मैं फिल्म जर्नलिज्म में भी मैंने यही काम किया। जो मेन लीड जो 3-4 बड़े स्टार्स होते हैं, मैं उनके पीछे कभी नहीं भागा। मैं हमेशा अंडरडॉग और उन लोगों के साथ रहा। वो मेरी एक टैक्टिक्स भी थी अपने काम करने को, खुद की पहचान बनाने की। और मैं आज जाहिर कर देना चाहता हूँ सबको, जो नए लड़के आते हैं किसी भी फील्ड में, तो चूँकि हमारे समय के जो पॉपुलर स्टार थे वो मेरे जैसे एक हिंदी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे या नहीं देते थे, एक तरीका बना हुआ था। तो मैंने क्या किया कि जो नए कलाकार आ रहे हैं और ख़ास करके हिंदी प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको पकड़ा मैंने कि हम तेरा इंटरव्यू छापेंगे तो मुझे इंटरव्यू दे। अब जिसका कोई भी इंटरव्यू नहीं छपा हुआ है आज तक, वो बहुत खुश होकर इंटरव्यू देगा। और मेरी अपनी रणनीति ये थी कि इसको छापो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक इंटरव्यू बेकार जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी फिल्म आ रही है तो उसका इंटरव्यू तो लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कल को कामयाब हो गया तो उसको याद रहेगा कि पहला इंटरव्यू मैंने किया था उसका। तो ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज बहुत सारे ऐसे पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जिनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था, और बाद में इस चीज़ के लिए मैं इस ढंग से कह लें कि पहचान लिया गया कि इंडस्ट्री के जो अंदरूनी वाला जो इनसाइडर्स हैं उनके भी पहले इंटरव्यू मैंने किया, जैसे कि करीना कपूर, जैसे कि रणबीर कपूर, जैसे कि रणवीर सिंह, जैसे परिणीति चोपड़ा, इन लोगों के पहले इंटरव्यू मैंने किए। क्यों बुलाया था कि आप ऑफेंसिव नहीं होते हैं, ऑफेंड नहीं करते लोगों को, और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे बातचीत करना चाहिए। और बीच बीच में आजकल पोस्ट रिटायरमेंट में ये भी करता हूँ कि कुछ लोगों को ये बताने जाता हूँ कि आप इंटरव्यू कैसे दें। तो कुछ एक्टर्स लोग बुला लेते हैं भाई जानने के लिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, ये भी बताइए आप। दिया जाए वो तो बहुत लोग पूछते हैं, दिया कैसे जाए तो वो भी एक धंधा कभी कभी चल जाता है। जी अजय जी, जैसे आपने बताया कि आप चाइना बहुत रहे हैं, घूमे हैं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपकी जो आइडियोलॉजी है और वहाँ का जो चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री और फिर यहाँ की अपनी बॉलीवुड, तो उसमें आपको कुछ अपने स्टडी किया हो कि आपके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स और इंटरव्यूज ही रहे, या फिर उस साइड पे भी आपने कुछ गौर किया है या कुछ लिखा है कि उनके वर्किंग कंडीशंस या इक्वल पे या हमारे से ऐसे ही हैं या हमसे बेटर हैं या कुछ सीखने को मिला है, इसमें थोड़ा बताएं। मैं जब चाइना में था तो चाइना के फिल्मों के स्टडी को लेकर के ये है कि उस समय 3rd या 4th जनरेशन आया था।
वो जनरेशन के हिसाब से बात कर रहे थे। उनका भी देश हमारे साथ ही आज़ाद हुआ लगभग 1 साल 2 साल के बाद, और वो जनरेशन नया आया था जिसमें रेड स्टॉर्म करके बहुत मशहूर फिल्म आई थी, अभी भी देखी जाती है। ये नया जनरेशन रहा। और चीन के बारे में बताऊं, जब मैं चीन में था तब का चीन और आज का चीन बहुत फर्क आ चुका है। मैं जिस चीन में था उसका जीडीपी आज के चीन से 20 गुना कम था। मतलब मैं जब था तो 70% चीनी सिटीजन के घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था। ये वो चीन था जब मैं वहाँ था। लेकिन आज चीन कहाँ से कहाँ पहुँचा है। एक जो फीलिंग उनके अंदर है, वो चीज़ें कुछ जो सीखी जा सकती हैं वो तो सीखनी चाहिए हम लोग को। वो सब है जो आप फिल्म वाली बात कर रही हैं, फिल्मों में भी वो हमसे आगे हैं, कंटेंट के हिसाब से और टेक्निक के हिसाब से भी। जो क्राउचिंग टाइगर वाला तो आपने किस्सा सबको ही जानता है आजकल। हांगकांग में उनकी एक बार वॉन्ग कार-वाई का नाम सबको ही जानता है। दुनिया के सारे अच्छे फिल्म मेकर्स में उनके नाम की गिनती होती है। ऐसे ही चाइना के बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके टॉप नॉच में नाम आते हैं। हमारे यहाँ कमर्शियल जो एक बहुत गंदा डायलॉग जो आ गया हिंदी फिल्मों का, हालांकि वो पहले चल रहा था कि एंटरटेनमेंट, तो वो हम उसी चक्कर में पड़े रहते हैं, एंटरटेनमेंट, और जिसकी वजह से ऐसी ऐसी फिल्में चल जाती हैं जिसको आप भीड़ से अलग जाके अकेले में बैठ के देखें ना, आपको खुद पे ही अफसोस होगा कि मैंने क्यों पसंद की थी ये फिल्म। एक भीड़ की मानसिकता होती है। आप मेले में जाते हैं तो आप भी वो मिठाई खा लेते हैं जहाँ दुकान में भीड़ लगी हुई हो, बाद में पता चलता है आपका आज खराब हो गया। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। चीन हमसे बहुत आगे है फिल्मों में। शुरू में जब मैं था उस ज़माने में ये दिक्कत था कि फिल्म पे कोटा था, फिल्म मतलब निगेटिव जिसमें शूट होता है उस पर कोटा था, और सब कुछ सरकारी था, सरकार के द्वारा ही। बाद में जैसे उन्होंने सब कुछ में इंडिविजुअल पार्टनर्स को आज़ादी दी है, बाहर के लोग हैं इन्वेस्ट करने, वो सब हुआ है, तो उनका सिनेमा और तेज़ी से आगे बढ़ा है। और अब सिर्फ यही देख लेना कि सीक्रेट सुपरस्टार जो फिल्म आई थी आमिर खान वाली, या आमिर खान की दंगल ही जो आई, दंगल, वो भारत से ज़्यादा चीन में चली है। दंगल का बिजनेस 2500 करोड़ है, और 2500 करोड़ में 1500 करोड़ तो चाइना ने दिया है। तो पर 100 या पर 1000 या पर लाख जो थिएटर की कैपेसिटी होनी चाहिए वो वहाँ ज़्यादा है, सिनेमा वहाँ ज़्यादा डेवलप है। हमारे पास टोटल 10,000 स्क्रीन्स हैं पूरे भारत में, सिर्फ 10,000 स्क्रीन्स हैं। चंडीगढ़ का किस्सा अगर आपके एज में याद करें, आप आज से 20 साल पहले कितने थिएटर हुआ करते थे, आज कितने थिएटर बच गए हैं। सिंगल स्क्रीन सारे टूट गए हैं। सिंगल स्क्रीन टूटने के साथ ऑडियंस गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो ऑडियंस ही नहीं है सीन में। वो ऑडियंस कहाँ देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है फिल्में, क्योंकि पैसे नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में आकर के देखें। लेकिन चाइना में मतलब हिंदी फिल्में 8000 स्क्रीन में रिलीज होती हैं, तभी तो 1000 करोड़ का बिजनेस आता है। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा। चीन हमसे बहुत आगे है, हर मामले में आगे है। हम उससे 20-25 गुना पीछे हैं अभी सब कुछ में। नहीं, अभी देखिए हमने तो साउथ पोल पे अपना अब वो एक साउथ पोल है, ठीक है, हम गर्व कर लें। लेकिन मेरे आपको बताऊं, मैं साउथ पोल पे हम पहुंच गए हैं। मेरे घर के आगे जो गली है ना, उसमें इतने गड्ढे हैं, वो साउथ पोल से ज्यादा गड्ढे हैं वहाँ। लेकिन वहाँ आज तक कोई विक्रम नहीं उतरा। मेरा थोड़ा सा एक सवाल है जी। ये हम लोग भारतीय भाषा केंद्र से आते हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से, और मैं वहाँ का छात्र और अध्यापक दोनों के नाते गर्व भी महसूस होता है, आपके ऊपर गर्व महसूस होता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे भारतीय भाषा केंद्र में फिल्म वर्ल्ड में कई लोगों का योगदान है। एक तो संजय चौहान हमारे मित्र थे जो नहीं रहे, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए। एक शायद डॉक्टर सागर कोई मेरे वक्त में डॉक्टर अभी नया है। एक हमारे वक्त में क्या नाम था उनका, मुस्लिम नाम था, हिंदी में थे शायद, वो भी फिल्म वर्ल्ड में चले गए थे कुछ उनका। तो एक इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि संजय चौहान जो भी मेरे साथ गए थे पाश के गाँव, अनुराग कश्यप पाश पे फिल्म बनाना चाह रहे थे,
में भी इनकलाबी कवि के ऊपर। तो आप ही बात करते कह रहे थे कि शायद संजय चौहान ने उसका ड्राफ्ट लिख लिया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा भारतीय भाषा के अंदर की ही थोड़ा आप भी गर्वित हो लीजिए, हम भी गर्वित हो लेंगे, थोड़ा भारतीय भाषा केंद्र के योगदान के बारे में फिल्म वाले को जरा बताइए। JNU के कल्चर से हम लोगों को आप कैसे प्रभावित हुए, या इस तरह से कैसे मतलब एक मल्टी तरह का कल्चर बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ का कल्चर, जी हर तरह का कल्चर। मैंने हिंदुस्तान के दो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में कैबिनेट में, निर्मला सीतारमण और जयशंकर, they are third and fourth most powerful Indians in the world, they belong to JNU। जी। और बहुत सारे लोग जो है निर्मला सीतारमण के वर्क में पढ़े हुए हैं, इसके साथ पढ़े हुए हैं। हम लोग फर्स्ट पैकेट JNU में चर्चा करते रहते हैं, हम लोग साथ थे अभी। तो निर्मला सीतारमण तो अपने लिए कई बार फेलोशिप के लिए बैक करती थी कि सर मुझे ये थोड़ी फेलोशिप दे दीजिए। आज चाहे भले ही उनका बन गया कि लोग उनके पाँव मिले, लेकिन ये चीज़ जो वो बनी है, इसमें योगदान अगर JNU नहीं होता तो मुझे नहीं लगता जयशंकर और निर्मला सीतारमण आज इस पावर पोजीशन। जी आपका बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा सर कि आज मैं जो भी हूँ वो JNU की वजह से हूँ, और जो भी फिल्म जर्नलिज्म में भी मुझे जो एक अलग मेरी पहचान बनी या जो भी हुआ, वो इस वजह से भी हुआ कि मेरे फिल्मों देखने का नज़रिया जो था ना, वो सोशियो पॉलिटिकल था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं फिल्मों को देखता और जज करता रहा हूँ। खास करके जो नेशन थ्योरी है, जो जातियों का इतिहास है, जो अमूमन फिल्म वाले तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो हिंदी जाति जो हो सकती है पूरे हिंदी प्रदेश को मिला कर, वो सिनेमा में किस तरीके से आ पाया या आया नहीं आया, उसको लेकर के मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। और मेरा तो रिसर्च का सब्जेक्ट ही है, और जिसकी वजह वो JNU ही है जिसने मुझे ये विजन दिया, जिसने मेरा आधार तैयार किया, जहाँ से मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। मुझे वो कुर्सी दी है जहाँ बैठ के मैं चीज़ों को देख पाता हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी हिंदी फिल्मों में अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च की ज़रूरत है। और मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, पंजाब में हूँ, बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सवाल रखना चाहता हूँ, और ये गर्व की भी बात है और शोध की भी बात है। गर्व की बात ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसका जो मूल आधार है वो पंजाब है। पंजाब से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होती है आज भी, और इसकी शुरुआत होती है लाहौर से। आज़ादी के पहले जो हिंदी सिनेमा के, थोड़ा सा ये 5-10 मिनट ले सकता हूँ मैं, 5 मिनट। तो आज़ादी के पहले जो 3 बड़े सेंटर बने, कोलकाता, दिल्ली एंड लाहौर, इसमें लाहौर ने 3-4 चीज़ें जो हिंदी सिनेमा को दिया है। एक तो लैंग्वेज क्या होगी उसकी, हिंदी कैसी बोली जाएगी, ये कलकत्ता नहीं सिखा पा रहा था, ये महाराष्ट्र भी नहीं सिखा पा रहा था, ये पंजाब ने सिखाया, लाहौर ने सिखाया कि वो हिंदी हिंदुस्तानी बोली जाएगी, जिसमें हिंदी भी होगा, उर्दू भी होगा, और ऐसी लैंग्वेज बोली जाएगी जो सबकी समझ में आए। और वो स्टैंडर्ड हिंदी जो आज हिंदी अब सीखते हैं राजभाषा के, वो हिंदी नहीं, एक अलग हिंदी जो सब कोई समझते हैं। फिर इस हिंदी को साफ साफ कौन बोल सकता है? तो आप देखेंगे कि पंजाब के जो लोग थे, पंजाब के जो एक्टर्स आए, वो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छा बोल सकते थे, जबकि जो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए, उनमें लोकल लैंग्वेज, चूँकि उनकी लोकल डायलेक्ट भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, ब्रज हो, कि उनके लहजे में वो चीज़ आ जाती है। जैसे मैं जब बोलता हूँ हिंदी, तो मेरे लहजे में भोजपुरी आ जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप बोलते हैं उसमें पंजाबी आ जाता है, वो आएगा, हमारा मदर टंग है। उस वजह से भी एक्टर्स कौन हुए, शुरू से आप देख लें, दिलीप कुमार साहब हैं, राज कपूर हैं, देव साहब हैं, श्याम एक नाम के एक्टर थे, सब ये सारे लोग उधर से आ रहे हैं। हाँ, देवानंद है, सब नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। इसके अलावा म्यूजिक क्या होगा, ये कौन तय करेगा, कौन सा म्यूजिक? बंगाल का भी संगीत आया, महाराष्ट्र का भी संगीत आया, लेकिन वो संगीत पॉपुलर नहीं हो पाया। पंजाब का संगीत पॉपुलर हुआ, ढोलक पॉपुलर हुआ,
जो ये ओपिनियन तो बहुत बाद में आते हैं। गुलाम हैदर साहब हैं। गुलाम हैदर जिन्होंने लता को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने शमशाद बेगम को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने नूर जहां को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा इंट्रोड्यूस किया कि क्या क्या होगा। आज भी वही ढोलक बजता है, आज भी वही हारमोनियम बजता है, आज भी संगीत का बेस वही है। आज अगर कोई फिल्म बनती है और उसकी स्टोरी कानपुर की चल रही है या इलाहाबाद की चल रही है, लेकिन जी करता मेरा दिल जल गया, अब हीरो गाने लगता है अचानक से इलाहाबाद का लड़का पंजाबी गाने लगता और हमें कहीं से भी बुरा नहीं लगता। क्या कोई पंजाबी फिल्म का हीरो अचानक से भोजपुरी में गाने लगेगा? नहीं गाएगा। लेकिन ये हिंदी फिल्मों ने दिया है हमें। वैसे ही ये सारी चीज़ होती है, ये रिसर्च का विषय है। आप जनरल मतलब क्वेरी है मेरी कि आप उंगलियों पे गिनना शुरू करें कि ऐसे कितने एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदी बेल्ट से आती हैं, सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट, बीमारू देश जिनको कहा जाता है, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब जोड़ लें आपको मुश्किल से 4 चेहरे मिलेंगे। सारे लोग नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। ये पंजाब का कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा को। तो इस पर मेरा काम लाहौर पे भी चल रहा है, अभी वो मैं कर रहा हूँ। लाहौर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्या आपको मसाले दिए जिससे आप हिंदी का सिनेमा एंटरटेनमेंट तैयार कर सकें। जी पंजाब के एक दूर टिंडार में पहली फिल्म जो बनाई किसने, वो पंजाबी थी। जी जी I had to take notes of that person. जिसने टिंडार इन साउथ में कर। ईरान की पहली फिल्म किसी भारतीय ने बनाई है। ईरान आज सिनेमा में हमसे आगे है, लेकिन ईरान की पहली फिल्म भारत में बनी थी और भारतीय प्रोड्यूसर बनाई थी। उसी व्यक्ति ने बनाई थी जिसने हिंदी की पहली टॉकी फिल्म बनाई है, आलम आरा के प्रोड्यूसर आदेश ईरानी ने। संजय चौहान पास वाली बात बताइए। संजय चौहान मेरे जूनियर 1 साल थे और JNU के हैं, और 5 सिख तोमर उनकी लिखी हुई फिल्म है। 5 सिख तोमर जो इरफान की भी बड़ी फिल्म रही, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला आपको। और संजय चौहान, इरफान चाहते थे कि पाश पर काम करें, वो पाश का रोल खुद करें और पाश के जीवन पर एक फिल्म बने, और अनुराग कश्यप उसको बनाना चाहते थे। उसके लिए संजय चौहान पंजाब भी आए, पाश के यहाँ भी गए उनके गांव में, और बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने पाश पर। लेकिन समहाउ जो हिंदी फिल्मों का एक कमर्शियल आस्पेक्ट है उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए वो प्रोजेक्ट, और तब तक दुर्भाग्य से अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट आ गई, तो बड़ी फियास्को, और उसके बाद से अनुराग को किसी का भरोसा नहीं रहेगा, तो उस वजह से भी फिल्म गिर गई और फिल्म बंद हो गई। और वो स्क्रिप्ट अभी भी पड़ी हुई है, ये संजय चौहान के घर पे है वो। मैंने तो सरिता से कहा है कि सरिता उनकी वाइफ है कि उस स्क्रिप्ट को निकालो, हम लोग स्क्रिप्ट को ही छापें, आधा अधूरा ही छापें, पाश के बारे में एक अलग तरीके से, क्योंकि संजय रिसर्च करने में बड़े माहिर थे। जैसे 5 सिख तोमर जो फिल्म बनी है, वो सिर्फ 10 पंक्तियों की खबर थी कि एक मिलिट्री का जवान बागी बन गया, बस उस पर इन लोगों का इंटरेस्ट जगा, और फिर कैसे इन्होंने काम किया। ऑफ कोर्स तेमांसू धुलिया थे वहाँ पे, तेमांसू धुलिया ने, और तेमांसू धुलिया का कनेक्शन ये बनता है कि तेमांसू धुलिया बैंडिट क्वीन के कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो वहाँ से वो पूरा रिव्यू उनकी जानकारी में था, पूरे शूट में वो रहे थे। तो 5 सिख तोमर उसी का बैंडिट क्वीन का ही एक्सटेंशन है। थैंक यू सो मच अजय जी। मन तो कर रहा है पता नहीं और कितनी देर आप सुनते ही रहे आपकी बातें। And one thing that I noted about you is, as a journalist, I feel, I don't know, I may be wrong, but I feel that you are the kind of journalist who brings out the person inside the actor. You bring that out in your writing. I might not have read so much, but that's what I felt आपकी बात सुनकर, कि जो असली में वो इंसान है, वो उसको आप बाहर निकालते हो अपनी राइटिंग में। कोशिश रहती है। That's a great quality. Thank you so much. बहुत ही मज़ा आया। Thank you audience for being so proactive today. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर चमन लाल जी को से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और लेखक को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन चंडीगढ़ की ओर से मैं शालू गोयल आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे अतिथि अजय ब्रह्मात्मन जी और उनसे बातचीत करने वाली माधवी लांबा, जिनके संवाद ने इस शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज चंडीगढ़ के भी आभारी हैं। Thank you once again, and I request the audience now to come one by one and get a book.